अफगानिस्तान में फंसे हुए भारतीयों को लेकर विमान भारत के लिए रवाना हो गया है। आज 85 भारतीय वतन वापसी कर रहे हैं। काबुल से भारत के लिए वायुसेना का यह विमान रवाना हो गया है। तो 85 भारतीयों को लेकर यह विमान वहां से रवाना हो चुका है और 85 हिंदुस्तानी आज वतन वापसी कर रहे हैं। वायुसेना का यह विमान उन्हें वापस लेकर आ रहा है। तो इस ऑपरेशन जिंदगी पर हर कोई नजर बनाए हुए हैं। जिस तरीके से अफगानिस्तान में तालिबान रजीम रिटर्न हुआ है, उसके बाद से न सिर्फ वहां के जो अफगानी है मूल निवासी वो खौफजदा है, बल्कि जो अलग अलग देशों के लोग वहां पर रह रहे थे किसी भी काम के सिलसिले में, उनकी वापसी को लेकर भी हर कोई डरा हुआ था। लेकिन हिंदुस्तान ने एक सटीक रणनीति के तहत ये प्रक्रिया को शुरू किया और अब 85 भारतीय वतन वापसी कर रहे हैं। एयरफोर्स का विमान गया था उन्हें लेने के लिए और 85 भारतीयों को जो तोड़ने वाली शक्तियां हैं, जो आतंक के बलबूते साम्राज्य खड़ा करने वाली सोच है, वो किसी कालखंड में कुछ समय के लिए भले हावी हो जाए, लेकिन उसका अस्तित्व कभी स्थायी नहीं होता। अब आपको सुपर एक्सक्लूसिव बता रहे हैं। अफगानिस्तान में फंसे भारतीय से बातचीत। 150 भारतीयों को अपने साथ ले गए थे। तालिबानी सुरक्षा जांच के लिए अपने साथ ले गए थे। काबुल के ताराखेल दस्तावेज जांच के बाद एयरपोर्ट के लिए भेजा। 150 लोगों में डॉक्टर आसिफ शाह भी शामिल है। क्या था, मतलब आपको कितने वहां से कहां लेके गए थे एयरपोर्ट के बाहर से? सर यहीं पे है, अभी भी हम एक लोकेशन है, उसको बोलते हैं यहाँ पे, शायद इसका नाम ताराखेल है। अच्छा, यहाँ पे इनका एक चेक पॉइंट है, वहीं पे लेके गए थे। तो कितने लोग हैं आपके साथ में? लगभग हम 150 के ज्यादा ही हैं। फीमेल्स को इन्होंने स्टैंड ऑफ किया, फीमेल्स को इन्होंने भेज दिया। अच्छा, लेकिन अभी मेल्स हैं, आप इनको लंच करा रहे हैं। तो आपको कहा कि इसके बाद आपको वापस एयरपोर्ट भेजेंगे? जी 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 जी, इन्होंने फीमेल्स को भेज दिया ऑलरेडी। हमारी जो फीमेल्स हैं उनको एक बस में भेज दिया सबको। अब बस एयरपोर्ट से आते हैं। तो सुबह कितने बजे सुबह जब आप बस में बैठे हुए थे एयरपोर्ट के बाहर, वहां पे वो आए थे आपको ले जाने के लिए साथ में? हाँ हाँ हाँ। क्या हुआ था उस टाइम में, आप बताएंगे थोड़ा? सर बैटरी मेरी बहुत कम है सच में 5 और 6%। आई विल चार्ज इट एंड आई विल कॉन्टेक्ट यू बैक। अच्छा अच्छा, तो अभी आप ठीक है ना? परेशान है तो सोचे फैमिली से भी बात नहीं हुई। अभी आप ठीक हैं, सेफ हैं अभी आप? जी 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 हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है, शुक्र है सर। ठीक है, शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक यू। कानपुर में हुए बिकरू कांड में जैसे जैसे जांच चल रही है, आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे खुलासे भी हो रहे हैं। अब कानपुर नगर और देहात में दर्ज 65 मुकदमों से 21 मुकदमों की फाइलें गायब हो गई हैं। ये फाइलें कहां गई और किन पुलिस वालों ने गायब की, इसका जवाब तो फिलहाल अधिकारियों के पास भी नहीं है, मगर पूरे मामले में जांच की जा रही है। आईजी का कहना है किसी भी तरह से जो भी विकास दुबे की मदद करते थे उनको बख्शा नहीं जाएगा। इस प्रकरण में किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी, चाहे वो उसके गैंग के सदस्य हो, उनको भी जेल के सलाखों के पीछे भेजा गया हो, चाहे हमारे विभाग से संबंधित लोग हो, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई करने से हम बिल्कुल भी नहीं हिचकेंगे। हर बिंदु पर जांच हो रही है और जैसे जैसे तथ्य हमारे सामने आ रहे हैं उन पर जांच आर्डर हो रही हैं और जो भी दोषी पाया जा रहा है उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। कुछ दागी पुलिस कर्मियों की वजह से विकास दुबे गैंगस्टर बना, इसका जिक्र जो रिपोर्ट थी उसमें हुआ है। मगर उससे बड़ा चौंकाने वाली एक बात सामने ये आई कि विकास दुबे पर 65 एफआईआरों में से 21 एफआईआरों का अभी तक पता नहीं चल पाया है कि वो एफआईआर आखिर हैं कहाँ और वो फाइलें कहाँ हैं। पुलिस के अधिकारी जांच की बात तो जरूर कह रहे हैं, मगर देखना ये होगा कि अब उन दागियों पर पुलिस क्या कार्रवाई करती है। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। यूपी में पुलिस का अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है। आज प्रदेश में कई जगहों पर बदमाशों के साथ एनकाउंटर हुआ है।
यूपी में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का सफाई अभियान लगातार जारी है, जिसके तहत पहली मुठभेड़ गोरखपुर में हुई, जहां मुठभेड़ के बाद पुलिस ने शातिर लुटेरे को गिरफ्तार किया। पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगी है, जबकि मौके का फायदा उठाकर बदमाश का दूसरा साथी फरार हो गया। बदमाश के पास से लूटी गई 1.5 लाख रुपए की नकदी, तमंचा और कारतूस बरामद किया गया है। बता दें कि शातिर बदमाश ने 16 अगस्त को रामगढ़ ताल में कलेक्शन एजेंट से 5.5 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया था। गिरफ्तार अभियुक्त ने पुलिस से पूछताछ में बताया कि 16 तारीख को उसने अपने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर थाना रामगढ़ ताल में कलेक्शन एजेंट की आंखों में मिर्ची झोंककर लूट की थी, जिसकी की लूटी गई 1.5 लाख रुपए की रकम बरामद हुई है और जो मोटरसाइकिल घटना में प्रयुक्त हुई थी वो आज बरामद हुई है। जो इसके अन्य 2 साथी हैं उसकी पुलिस तलाश कर रही है। शीघ्र ही उनकी भी गिरफ्तारी कर आगे कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इन पर मुकदमा दर्ज कर इस अभियुक्त के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। दूसरी मुठभेड़ बागपत के शहर कोतवाली इलाके में हुई। पुलिस और बदमाशों का आमना सामना हो गया। मुठभेड़ में शातिर बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया, जबकि बदमाश के साथी मौके का फायदा उठाकर फरार हो गए, जिनकी तलाश में पुलिस टीम अब कॉम्बिंग कर रही है। बताया जा रहा है कि लुटेरे ने अपने साथियों के साथ मिलकर कल बागपत के ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर लूट की वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद से पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही थी। चेकिंग के दौरान एक मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक बदमाश जिसका नाम गुल्लू उर्फ दानिश है, जो कि बागपत का ही रहने वाला है, वो घायल हुआ है। घायल अवस्था में उसको अस्पताल पहुंचा दिया गया, जहां उसकी स्थिति सामान्य है। उसके साथ जो अन्य बदमाश थे उनकी कॉम्बिंग की जा रही है, उनको शीघ्र पकड़ा जाएगा। इनके विरुद्ध कई मुकदमे दर्ज हैं लूट के। कुछ मुरादनगर थाना जो कि गाजियाबाद में आता है उसमें ही मुकदमे दर्ज हैं। तीसरा एनकाउंटर गौ तस्करों के साथ हापुड़ के बाबूगढ़ थाना क्षेत्र में हुआ, जहां पुलिस की गोली लगने से एक गौ तस्कर घायल हो गया, जबकि मुठभेड़ के बाद 2 गौ तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया। बदमाशों से भारी मात्रा में प्रतिबंधित मांस और तमंचे बरामद किए गए हैं। यूपी में माफियाओं और अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार का एक्शन लगातार जारी है, जिससे अपराध और अपराधियों दोनों की कमर टूट रही है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। इटावा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जिला जेल में डिप्टी जेलर पर फायरिंग का मामला सामने आया है। डिप्टी जेलर का कहना है कि उन पर कातिलाना हमला रात 3 बजे के आसपास उस वक्त किया गया जब वो जेल का औचक निरीक्षण करने के लिए जा रहे थे। डिप्टी जेलर ने बताया कि लगभग 6 हमलावरों ने उनके ऊपर करीब 12 गोलियां चलाई, जिसमें से 3 गोलियां उनके दरवाजे पर लगी है। वहीं डिप्टी जेलर पर जानलेवा हमले की सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की बारीकी से जांच कर रही है। मैं उस गश्त के लिए निकला था, गश्त करने के लिए। जैसे मैंने गेट खोला, सामने 4 व्यक्ति खड़े हुए थे। मैंने उनको टोका, आप लोग कैसे खड़े? तो उन्होंने गाली बक्की बोले कि तेरे को मारने आए हैं हम। तुरंत भाग के मैंने गेट को बहुत फुर्ती से बंद किया और फिर उसके बाद उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी ऊपर। कई राउंड फायर हुआ ये पता नहीं, लेकिन 3-4 निशान तो हैं जिसको पुलिस खोके उठा के ले गई है पुलिस। अभी डिप्टी जेलर हैं जाफरी, जिनसे बात हुई है, वो तहरीर दे रहे हैं। किसके खिलाफ तहरीर देंगे उसका अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है, ये जांच का विषय है। और जो यहाँ से जो उपलब्धता है फिलहाल, जो किवाड़ पर गोली के 3 के निशान हैं और जांच की जा रही है। इटावा जिला जेल के डिप्टी जेलर सैयद SH जाफरी का यह सरकारी आवास है। रात 3 बजे जब वो गश्त पर जा रहे थे तो करीब 4 और 5 की संख्या में बदमाशों ने उन पर कातिलाना हमला किया है। जिस तरीके की तस्वीर यहाँ देखी जा रही है कि ये उनके घर का मुख्य गेट है, जिस पर गोलियों के 3 निशान लगे हुए साफ तौर पर देखे जा रहे हैं। और ऐसा कहा गया है जाफरी साहब की तरफ से कि जो बदमाश थे उन्होंने तकरीबन 1 दर्जन के आसपास गोलियां चलाई हैं। कुछ खाली खोखे यहाँ बरामद किए गए हैं, जिनको पुलिस ने जब्त कर लिया है और गहनता से पुलिस इस पूरे मसले की जांच करने में जुटी हुई है। दिनेश शाक्य, न्यूज़ 18, इटावा। ललितपुर के मोहनगढ़ गांव के पास बदमाशों ने हथियार के बल पर दिन दहाड़े युवक से लूट की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित का कहना है कि घर वापसी के दौरान रास्ते में कार सवार बदमाशों ने उसे 15,500 लूट लिए और फरार हो गए। इस दौरान बदमाशों ने मारपीट भी की। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। हम
16,000 कछु पैसा रखे थे। अच्छा, तो लूट हुई तुम्हारे साथ? हाँ, तो फिर दो लोग उतरे जालू से, तो उनने भी हमें पकड़ लिया। अच्छा। जेब दो लोगों ने जेब से हमें पैसे छीन लिए और उनने कछु घूसे भी मारे। घूसे मार के जालू में बैठ गए, भी चले गए। हम उठ के उनके पीछे से एक फोटो निकाली जालू की, और बस चले गए, निकल गए। हरदोई में बदमाशों ने पुलिस को चुनौती देते हुए एक दाल व्यापारी के यहां फिल्मी अंदाज में लूट की वारदात को अंजाम दिया है और लाखों की नकदी लूट कर फरार हो गए। हरदोई शहर में लूट और चोरी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। एक बार फिर बदमाशों ने फिल्मी अंदाज में लूट की वारदात को अंजाम दिया। दरअसल कोतवाली शहर के नघेटा रोड पर दाल की दुकान पर बदमाश पहले ग्राहक बनकर आए और फिर तमंचे के बल पर मुनीम के हाथ पांव बांधकर दुकान से 1.5 लाख रुपए की नकदी लूट ली और फरार हो गए। मुनीम ने बताया कि पहले बदमाश ग्राहक बनकर आए और दालों के दाम पूछकर चले गए, फिर कुछ देर बाद वापस आए और लूट की घटना को अंजाम दिया। वो हमारे सब ले लिए, लेने के बाद अंदर तक गए, वहाँ पे हमें बांध दिया। पहले हाथ बांधे हमारे, फिर हमारा मुंह में पट्टी बांधी, पहले कहा छूट जाएगा, फिर इसके हाथ बांधो सही से, हाथ बांधा, फिर आए, फिर यहाँ पे गेट बंद किया। कितना पैसा दे? पैसा इसकी जानकारी नहीं सर, 1,30,000 बता रहे हैं और जो भी हो सकता है ज़्यादा ही होगा। शहर में लूट की सूचना पर आनन फानन में पहुंची पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई है। पुलिस ने दुकान के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। जांच पड़ताल में पुलिस के हाथ कुछ अहम सुराग लगे हैं और तीनों बदमाशों की तस्वीरें भी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हैं, जिसके आधार पर पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है। तमाम सीसीटीवी फुटेज देखे गए हैं जिसमें महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं। उस आधार पर और कर्मचारी मुकेश के बयानों के आधार पे बहुत जल्द ही हम इस घटना का खुलासा करेंगे और इन लुटेरों को गिरफ्तार किया जाएगा, बरामदगी की जाएगी, किसी भी दोषी को कतई बख्शा नहीं जाएगा। दिन दहाड़े हुई लूट की घटना से व्यापारियों ने दुकान पर पहुंचकर आक्रोश जताया और बदमाशों की गिरफ्तारी की मांग की और रेलवेगंज पुलिस के प्रभारी की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाए। वहीं व्यापारियों में नाराजगी को देखते हुए इलाके में पुलिस को तैनात कर दिया गया है। न्यूज़ 18 के लिए हरदोई से आशीष मिश्रा की रिपोर्ट। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कार्यक्रम में उभरते सितारे फंड का शुभारंभ यहाँ पर हुआ है। Difference to many of those small and medium units. Why do I say that? In some of the areas, it's actually very what can I say, interesting that GI, which is the geographical indicator for some highly specialized products which have a uniqueness about them. You would think you'll have one here, one there, somewhere else in some other part of the country, but in Uttar Pradesh you find places like Benares and its immediate surroundings all put together have more than 8 GIs in one location itself. So that is an extraordinary, absolutely extraordinary feature of MSMEs, and one of the feature being of this Ubarte Sitare being that you form clusters and then you also try to identify, which I'm very glad to know from Siddharth, that they've already done the mapping as to which district, which product has what kind of shortcomings. And if a district and if its products are requiring that particular infusion of that little thing, like for instance in Mirzapur, he was telling me, if only there was non-stop flow of gas-based power. Am I right? Sorry, in Firozabad, that particular activity of the glass work would be far ahead of its time and be able to achieve higher
perfection, higher production quality, and so on. Now, if that is identified, it is only for us to make sure that we bring together people who can provide that. So technology infusion is not just such kind of addition, but also the instruments, which Siddharth obviously gave us 2 examples. Sounds simple, but they've achieved it. They are not simple, but still they've achieved it. And if that kind of an intervention is made by the government, and if there are institutions like EXIM and SIDBI to assist in that process, I would think it will make a big difference for the MSMEs. And why should it make a big difference for the MSME, and how does it matter to the country? MSMEs are people who put their own money and started the business. MSMEs are also people who have been in that sector for some time, some even for generations. And in that local ecosystem, they have that advantage of having been there for some time and knowing how to move forward. So to help with technology to an MSME, you're actually making a big difference to that entire ecosystem, to the set of people who have been working on it for years, for generations, and above all giving newer opportunities for more people to come in to improve and also find jobs, and opportunities can be created as entrepreneurs. Now, in this context, I would like to say that in the last 2 years, if I can specify, and even before that, but particularly in the last 2 years, the central government has actually done so many different other things for the MSMEs that today we can see India giving its due recognition for MSMEs all over the country, because if data is to be believed, India's exports, nearly 35 to 40% is contributed by MSMEs. So they are earning foreign exchange for you. लखनऊ में मौजूद है फाइनेंस मिनिस्टर को आप सुन रहे थे, और अब एक नजर इस वक्त के हेडलाइंस पर।